हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा अध्याय नंबर 3 चल रहा था जल संसाधन, और वो पूरा हो गया था पिछली क्लास में। आज हम अध्याय नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलते हैं अध्याय नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो पाठ है वो पाठ का नाम है जल संसाधन। और ध्यान रखना बच्चों, ये 3 नंबर का पाठ है और इसमें से आपके ओनली एक प्रश्न आएगा, वो भी आएगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न आएगा बच्चों? दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। और ये जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा बच्चों। कितने नंबर का होगा बच्चों? 3 नंबर का होगा। और आपको कॉपी के कम से कम भी 100 शब्दों में इसका क्या देना है बच्चों? आंसर देना है। 100 शब्द का मतलब हो गया कॉपी का एक पेज। कॉपी का कितना पेज बच्चों? कॉपी का एक पेज हो गया। अब चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आप राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं, अगर आप राजस्थान के अर्धशुष्क यानी पश्चिमी रेगिस्तान में आप निवास करते हो, तो वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे? तो आप वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे? तो हमने अच्छी तरह से नोट्स में लिख लिया था, पढ़ भी लिया था। वर्षा जल संग्रहण यानी वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। उत्तर क्या लिखेंगे हम राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण निम्न प्रकार से करेंगे। अब राजस्थान में हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको खादीन और जोहड़, इसको खडीन भी बोलते हैं, इसको खडीन भी कहा जाता है, खडीन या जोहड़ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और होता है टांका, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया टांका। तो आपको क्या लिखना है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए पहला काम गड्ढे बनाए जाते हैं। पहला काम क्या करना अपन को? गड्ढे बनाए जाते थे, याद रखना है, जिससे कि भूमि की सिंचाई की जा सके। उस गड्ढों का जो पानी, उस पानी को सिंचाई के काम में लिया जा सके, तथा संरक्षित जल को और जो बचा के रखा जल है ना, उसको कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके बच्चों। उसके बाद राजस्थान का जैसलमेर जिले में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या है? उदाहरण है। विशेष प्रकार के गड्ढे होते हैं, उसमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या है बच्चों? उदाहरण है। दूसरा, पहला तो हो गया खादीन और जोहड़, समझ में आ गया होगा। दूसरा है बच्चा टांका। दूसरा क्या है बच्चा? टांका अथवा भूमिगत टैंक। दूसरा क्या है बच्चों? टांका अथवा भूमिगत टैंक। टांका के बारे में बता दिया कि राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी इकट्ठा यानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, अंडरग्राउंड टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसको एक बार याद कर लो। हम राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण निम्न प्रकार से करेंगे। पहला बिंदु लिख लेना खदीन और जोहड़, दूसरा लिखो टांका अथवा भूमिगत टैंक। कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको डायरेक्ट ही 3 नंबर के लिए आपको कॉपी का पूरा एक पेज लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, टांका हुआ करते थे, उसका आकार, टांके का आकार जो है बच्चों वो ध्यान रखना। उसका जो आकार था लगभग 6.1 मीटर गहरा, ये मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया। 4.27 मीटर लंबा टांके का आकार की मैं बात कर रहा हूँ। 6.1 मीटर तो गहरा है और 4.27 मीटर लंबा है, और 2044 मीटर यानी 2.44 सॉरी, यहाँ पर 2.44 मीटर क्या है? चौड़ा होता है टांका। ध्यान रखना, यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर के, ध्यान रखना, आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है, जहां इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला प्रश्न
जिसके लिए आपको पूरे कॉपी का एक पेज लिखना है। देखो कितना दूर दूर लिख रहा है, आराम से लिखा हुआ है ना। तो ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है ताकि आप अच्छे से पॉइंट को लिखना है। पॉइंट को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करोगे और फिर उसके बारे में लिखोगे। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई सवाल आ जाए हमारे पास कि पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा के पानी को किस प्रकार से इकट्ठा किया जा सकता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो खादिन और जोहड़, और दूसरा टांका, दूसरा टांका अथवा भूमिगत टैंक। अगला जो प्रश्न आया बच्चों वो है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां लिखनी है। बहुउद्देशीय यानी कि बड़ी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां लिखनी है। तो ध्यान रखना बच्चों, इन परियोजनाओं के अंतर्गत बने बाड़ों से, पहला उद्देश्य लाभ, इन परियोजनाओं के अंतर्गत बने बांधों से बाड़ों पर नियंत्रण तथा मृदा का संरक्षण, अंतर्गत बने बांधों। दूसरा जो है बच्चों वो है कि इन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से क्या किया जाए, एक तो वृक्षारोपण किया जाए, वन्य भूमि का क्या किया जाए बच्चों, वन्य भूमि का भी विस्तार किया जाए अधिक से अधिक मात्रा में, जिससे कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में ये सहायता मिलती है। उसके बाद तीसरा, बांधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं। और चौथा है कि इन परियोजनाओं से पेयजल और कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा मिलती है और जल विद्युत पैदा की जाती है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक विद्युत की पूर्ति होती है। तो बच्चों अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, आपसे पूछ ले कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि लिखनी है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ, और ये सारे लाभ आपको क्या करने हैं उसमें लिखना है। आगे देखेंगे हम हानियां। पहली जो हानि है, जलीय प्राणियों के आवास में समस्या आती है। जो जल में प्राणी रहते हैं उनके आवास में क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। दूसरा, बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनाने पर वनस्पति क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाती है। बाढ़ वाले जो मैदान है वहां पर जलाशय जैसे कि बांध बनाना, तालाब बनाना, तो वहां की जो वनस्पति वो क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाती है। तीसरा जो हानि है वो बांधों के कारण स्थायी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, यानी वे उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और उनकी भूमि तथा आजीविका के साधन क्या हो जाते हैं बच्चों, उनसे छीन लिए जाते हैं या फिर छिन जाते हैं। चौथी जो हानि है वो है सिंचाई सुविधाओं से गंभीर परिस्थिति के परिणाम हो रहे हैं। पांचवी जो हानि है, बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है और जल जनित बीमारी और प्रदूषण फैलता जाता है। जलाशयों में तलछट जमा होने से वे स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं बच्चों। तो ये थे इसके हानियां, लाभ और हानि। यहां से देख लेना बच्चों एक बार, अगर आपको दिख रहा है तो ये तो हानियां है और ये ऊपर वाले क्या है बच्चों, लाभ है। एक बार देख लो इसको। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, आपके अनुसार, तीसरा प्रश्न क्या है कि आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में आप किस प्रकार मदद करते हैं। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में आप किस प्रकार से मदद करेंगे, तो ध्यान रखना निम्न प्रकार से मदद करेंगे। पहली मदद कि बांधों द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन में 5 और बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। बांधों द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन में, यहां पर लिख लो काट के, बांधों द्वारा जल का संरक्षण यानी उसको बचाना और उसकी व्यवस्था करना और बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद दूसरा है, बांधों से सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। बांधों से बच्चों सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। तीसरा है, बांध विद्युत देता है, विद्युत उत्पादन होता है। बांध से घरेलू और औद्योगिक उपयोग में काम में लिया जाता है, मनोरंजन के भी काम में आता है, आंतरिक नौ संचालन और मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है वो है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक होते हैं। अपने शब्दों में क्या करना है बच्चों, लिखना है। तो पहला लिखे, इनसे खेती को निर्बाध गति से जल की पूर्ति होती है। किससे बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। दूसरा है कि जिससे समय पर फसलों की सिंचाई होने कृषि उत्पादन भी क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। दूसरा जो है, इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया है। तीसरा, इन भोजनों से उद्योग, इन योजनाओं, सॉरी यहाँ पर योजना कर लेना बच्चों,
इन योजनाओं से उद्योगों को ऊर्जा मिलती है और देश में औद्योगिकरण को क्या बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद लोगों का जीवन सुधारने में सहायक भी होता है। कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि भी होती है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उनकी आय में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। उसके बाद चलते हैं, ये था चौथा प्रश्न, इसको एक बार यहां से देख लो, सभी को दिख रहा है। उसके बाद देखो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा बड़े बांधों ने नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, इसको स्पष्ट करना है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है। उन आंदोलनों में मुख्य है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया आपको। नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध पर बनाया गया आंदोलन था। उसके बाद टिहरी बांध आंदोलन उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी। पर इन परियोजनाओं के विरोध तथा इनके इनके विरुद्ध आंदोलन के अनेक कारण भी हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद यानी बड़े स्तर पर विस्थापन के कारण भी है। इन परियोजनाओं के कारण आम तौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। जमींदार, बड़े किसानों, उद्योगपतियों तथा नगरीय केंद्रों को उनका अधिक लाभ मिल जाता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधा दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। तो ये था पांचवा प्रश्न, इसको भी याद कर लेना। छठा प्रश्न देखो, किसी भी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्लभता किस प्रकार संभव हो जाती है। अब कोई सा भी एक क्षेत्र मानो जहां पर जल के प्रचुर भंडार है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद भी उस जगह पर जल की क्या है, दुर्लभता है। तो मैंने आपको मेघालय की राजधानी शिलांग से 55 किलोमीटर दूर मासिन राम और चेरापूंजी के बारे में बताया था ना। वहां पर पूरी दुनिया की यानी विश्व की सबसे अधिक क्या होती है बच्चों, वर्षा यानी बारिश होती है। उसके बाद भी उसको जल की दुर्लभता जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की अत्यधिक मांग होना, अतिशोषण होना तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न कारण से उत्तरदायी होती है। पहला, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्लभता को क्या दे देती है, जन्म देती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी जल की उतनी क्या पड़ेगी बच्चों, आवश्यकता होगी। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधन। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है छठा प्रश्न, एक बार देख लेना। पांचवा क्वेश्चन ये वाला कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों ने नए सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है, इसको क्या करना है बच्चों, स्पष्ट करना है। तो ये मैंने बता दिया था आपको कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। उन आंदोलनों के में मुख्यतः नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। इन परियोजनाओं के विरोध तथा इनके विरुद्ध आंदोलन के अनेक कारण भी हैं। इनका विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर इनका विस्थापन के कारण भी है। इन परियोजनाओं के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, जबकि इन स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों तथा नगरीय केंद्रों को उनका अधिक लाभ मिलता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों तथा बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास सुविधा दिलवाने हेतु इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी भी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्लभता की किस प्रकार संभव है, तो उदाहरण देकर समझाना है इसको। तो ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता निम्न कारण उत्तरदायी है। पहला जो कारण वो है बच्चों अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल की दुर्लभता को जन्म देती है। दूसरा जो है बच्चों वो है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण होता है।
तीसरा जो है बच्चों वो है अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। चौथा जो है बच्चों वो है शहरीकरण। औद्योगिकरण तथा शहरी जीवन शैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता दिखाई देती है। और पांचवा जो है बच्चों वो है जल की खराब गुणवत्ता जल दुर्लभता का कारण भी हो सकती है। उदाहरण मेघालय की राजधानी शिलांग जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिन राम से 55 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बच्चों, 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जल दुर्लभता का क्या कर रहा है, सामना कर रखा है। अच्छे से नोट्स में बता दिया, समझा दिया, वहां से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद सातवां जो प्रश्न है वो है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, वर्षा जल संग्रहण हेडिंग डालनी है आपको। वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना, यानी उस जल को इकट्ठा करके रखना, और वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, तो वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो लिखोगे इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। दूसरा कारण लिखोगे बच्चों, वर्षा जल संग्रहण से नदियों में आई बाढ़ पर नियंत्रण होता है। तीसरा लिखोगे बच्चों, संग्रहित पानी जमीन में रिस रिस कर जाता है जिससे कि भौमिक जल का मतलब होता है भूमि का जल, जिसे भौम जल भी कहते हैं, इसका स्तर ऊपर की ओर उड़ जाता है। चौथा, वर्षा जल संग्रहण के सिंचाई के साथ साथ पीने, घरेलू उपयोग आदि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो पाता है। तो ये सातवें का आंसर है बच्चों। उसके बाद देखो एक बार सातवां क्वेश्चन आप देख लो इसको यहां से। सही दिख नहीं रहा यार, देख देना। उसके बाद देखो बच्चों आठवां जो क्वेश्चन है हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो देख लो कि भारत में जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं अभी आपको। खादिन और टाका वाला जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, यदि आप राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है बच्चों वो देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट करो। तो ध्यान रखना बच्चों कि भारत में जल संसाधनों के अति शोषण से, अति उपयोग से और कुप्रबंधन से, यानी इनकी व्यवस्था का नहीं होना, व्यवस्था नहीं करना, जल संसाधनों का नुकसान हो सकता है, यानी हास हो सकता है, जिससे क्या हो रहा है बच्चों, गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अतः उसके परिणाम स्वरूप परिस्थिति की संकट की समस्या पैदा हो जाती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अतः स्वयं को खाद्य संबंधी खतरों से बचाने, खाद्यान्न की सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने तथा अपने प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, यानी कि उनको बचाए, उनकी व्यवस्था करें। इसके अलावा औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण घरेलू यानी घर में जो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायनों, कीटनाशकों आदि के कारण जल गुणवत्ता खराब हो रही है और पर्याप्त जल संसाधनों के होते हुए भी इन क्षेत्रों को जल की दुर्लभता का क्या करना पड़ रहा है बच्चों, सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण किया जाए ताकि इसके उचित प्रबंधन हो सके। उसके बाद में बता दो आपको, एक तो पहला जो क्वेश्चन था वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस पार्ट को जब भी पढ़ोगे तो ध्यान रखना ये पार्ट हमारा 3 नंबर का है और इसके लिए हमको 100 शब्द लिखना है, कॉपी का पूरा एक पेज में इसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लाभ याद कर लेना यहाँ तक, उसके बाद हानि याद कर लेना यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन चौथे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो बच्चों
7वां क्वेश्चन भी वर्षा जल संग्रहण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। और 8वां क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा पार्ट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली जो क्लास होगी हमारी वो उस क्लास में मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 के भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन और पार्ट नंबर 1 के भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन मैं तैयार हूं आपको पढ़ाने के लिए। क्या आप तैयार हो? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।